हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमा को नमस्कार और एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम एसएससी सीजीएल 2021 के जो टॉपर हैं ऑल इंडिया रैंक 7 अनमोल पाठक के साथ हैं। ये बलिया से हैं और बड़ा अच्छा लगा कि ये हमारे पास आए मिलने के लिए और इनकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग है। पहले अटेम्प्ट में इतनी यंग एज में एसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम क्रैक करना बहुत बड़ी बात है। और अनमोल, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? सर मैंने मतलब 12th स्कूलिंग अपनी जो है बलिया के सेंट जेवियर्स स्कूल से की है, सीबीएसई बोर्ड। कब 12th पूरी हुई आपकी? सर 2018 में। 2018 में पूरी हुई? सर। ओके। और फिर उसके बाद सर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में आ गया ग्रेजुएशन के लिए, बीए फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल। रेगुलर कर रहे थे आप लखनऊ से? जी सर, बीए रेगुलर इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस एंड एमआईएच माय सब्जेक्ट सर। ठीक है। उसके बाद सर उसके साथ साथ ही मैंने तैयारी शुरू कर दी सीजीएल की। सीरियसली मैंने तैयारी लगभग 2019 के मिड से स्टार्ट की। हाँ। और उसके बाद ये पहला अटेम्प्ट था आपका? ये पहला। कितनी एज है आपकी अभी? सर मतलब 2021 के अक्टूबर में मैं 21 का हो गया। 20 ये वाला जो अक्टूबर गया है इसमें मैं 21 का हो गया। अभी आप 22 से पूरे नहीं हुए हो? नहीं सर, 21 साल कुछ महीने। तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो बच्चे भी ग्रेजुएशन में, जैसे कई बार होता है ना, लोगों को पता ही नहीं होता मुझे करना क्या है। ये इतना क्लियर है कि ये ग्रेजुएशन से एग्जाम की तैयारी में लग गए। जी सर। और ग्रेजुएशन पूरा हुआ है, अब ये 22 साल के नहीं हुए, उनके हाथ में एक नौकरी है। आपने कौन सी पोस्ट ऑप्ट करी है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सर, आईटीआई। इस बार टॉपर्स ने एमईए क्यों नहीं लिया? मतलब क्या आपको सबक सिखाना था कि एमईए नहीं लेना है अब आगे से? सर मतलब हम और लोग का तो नहीं जानते, लेकिन मेरा ऐसा था कि मुझे मतलब यूपी स्टेट मतलब इसमें वैकेंसी थी 6। मेरा मार्क्स अच्छा था तो मुझे लगा कि होम स्टेट मिल जाएगा। और एमईए का ऐसा है सर कि मुझे फॉरेन पोस्टिंग, मतलब मेरा फॉरेन नहीं आना था, दिल्ली आपको नहीं आना था? दिल्ली का फिर भी मतलब ये था कि फॉरेन पोस्टिंग नहीं आनी, तो उससे अच्छा होम पोस्टिंग आईटीआई के थ्रू मिल रही है। तो ये रीजन था आपका आईटीआई। भी लखनऊ जोन में 2 वैकेंसी है, तो मेरा ये था कि हो सकता है कि मैं लखनऊ से तैयारी किया हूँ, लखनऊ मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा, शायद हो सकता है लखनऊ प्रॉपर लखनऊ मिल जाए। ओके ओके ओके, ठीक है। और जो ये तैयारी का पीरियड था पूरा आप लखनऊ में ही थे? जी सर, पूरा मतलब लखनऊ से ही आप पूरी तैयारी कर रहे थे? ठीक है। कैसे वहाँ और सर्कल भी था आपका लखनऊ में? आई थिंक एसएससी का तैयारी का माहौल कैसा है? मतलब माहौल है सर, कपूरथला साइड पे कई सारी कोचिंग्स वगैरह हैं। लेकिन हमारे साथ के मतलब ग्रेजुएशन टाइम के ही जो और हमारे फ्रेंड्स थे वो भी तैयारी कर रहे थे यूपीएससी के, लेकिन तो हम लोग साथ ही रहते थे और तैयारी करते थे। फिर आप अलीगंज वाले एरिया में रहते थे? कहाँ रहते थे? ये सर जब उन लोग के साथ है तो महानगर सेक्टर से अलीगंज वाले एरिया में फॉल करता है, तो अच्छा, ओके ओके। एक चीज अनमोल, कुछ बेसिक चीजें हैं जो बच्चे बार बार पूछते हैं, उसके बारे में आपसे बात करूंगा थोड़ा सा कि जैसे लोगों का ये मानना है कि पहले अटेम्प्ट में जो लोग एग्जाम क्रैक करते हैं एसएससी जैसा, वो थोड़ा उनका आईक्यू लेवल बड़ा हाई होता है। तो क्या आप पढ़ने में बड़े पढ़ाकू हैं, क्या है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है कि कोई भी कर सकता है पहले अटेम्प्ट में, वो तो आप कितने सीरियस हो एग्जाम को लेके, और सेकेंडली आप मतलब वही डेडिकेशन के साथ आप करें तो क्यों नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो भी सेक्शंस हैं इंग्लिश एग्जाम के, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, उसमें कोई ऐसा लेवल है जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईक्यू किया जा सकता है। नॉर्मल ही सब चीजें होती हैं। तो और खास करके अभी तो जो एक चीज मुझे और समझनी है, आपकी जो लेवल ऑफ सिंसियरिटी है बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, बिकॉज यूजुअली नॉर्मली ग्रेजुएशन तो लोग फिगर आउट ही नहीं कर पाते हैं कि करना क्या लाइफ में। और अक्सर क्या होता है कि 12th के बाद बच्चा जब पहली बार बाहर निकलता है ना, शहर में आता है, तो उसको लगता है मस्ती कर लो। ग्रेजुएशन में कौन सा दबाव है फैमिली का? जी सर। कैसे आप उस टाइम पे इतना सीरियस हो गए कि आपको ये था कि भाई मैं तो पढ़ाई करनी है अब? सर ऐसा था कि 12th में हम मतलब मेरी फैमिली या फ्रेंड्स जो भी वेल विशर्स थे, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके अनुसार मेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं रहा। शुरुआत से थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर 12th में ही या 10th में ही हम लोग पढ़ाई को लेकर सीरियस थे, लेकिन 11th-12th में मेरा परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा। सच्चाई है कि मैंने मेहनत भी उस प्रकार की जिस प्रकार का मैं अपने से भी एक्सपेक्ट करता था या फैमिली जैसे एक्सपेक्ट कर रही थी, वैसी तैयारी भी हमने नहीं की। तो 12th में जब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो घर वालों में भी थोड़ी मतलब सब लोग उदास थे। वैसे बहुत मतलब मेरा 12th में 88% मार्क्स था, लेकिन घर पे लोगों की उम्मीद थी कि लड़का टॉप करेगा बिल्कुल 95%। बलिया में, यहाँ तक कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे हमारे, उनकी भी काफी उम्मीदें थी मेरे से, क्योंकि 10th तक मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो वो टाइम जो था थोड़ा डिफिकल्ट था। फिर लगा कि नहीं सर, मतलब कुछ अच्छा करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो सर कहीं ना कहीं जो सीरियसनेस तो मैं वैसे सीरियस में ऐसे भी होता, लेकिन वो जो मेरा मतलब डार्क फेज था या उतना मैं नहीं कर पाया अच्छा, वो भी एक बड़ा की पॉइंट था मेरे इस सीरियसनेस पे। मैं ये कर लिया था कि ग्रेजुएशन करते करते, क्योंकि ग्रेजुएशन भी मेरा बहुत मतलब बीए नॉर्मली गाँव में या जैसा हम लोग का माहौल रहता है उसमें उसका कोई बहुत मतलब लोग हाई नहीं रेट करते हैं।
तो इस वजह से मैंने सोच लिया बीए की वही तो हमारे साइड मतलब मुझे आज की डेट में लगता है जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी है जी सर। और मुझसे कोई अगर पूछता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी भूल क्या है तो मैं बोलता हूँ इंजीनियरिंग। मतलब जी सर। उस टाइम पे बीए को इतना गिरा के लोग देखते थे ना, अभी भी देखते हैं हमारे साइड में कि बीए क्या होता है। बिल्कुल बट बिल्कुल मुझे लगता है ह्यूमैनिटीज ज्यादा बेहतर है। अगर आपको वाकई में इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ नहीं करना है लाइफ में, जी सर। क्लियर नहीं, तो बीए करके ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ो जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। तो ये स्विच कैसे रहा, आपने कैसे सोचा कि मुझे बीए ही करना है? तो सर वही 12th के बाद मेरे पास, यूजुअली लोग इंजीनियरिंग करते हैं 12th के जी बाद। सर, तो 12th के बाद मेरे वही मतलब घर पे या लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि आप 1 साल कोटा जाके तैयारी कर लो और आईआईटी के लिए। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मैं अगर आईआईटी भी करता, बीटेक भी करता, तो फिर अल्टीमेटली यूपीएससी या एसएससी मुझे करनी थी। तो ये लेके मैं सोचता कि मैं अगर बीटेक करता भी हूँ, उतना इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ और पहले कोटा जाके अपने 1 साल का प्रेशर भी झेलूंगा कि नहीं इसी साल में करना है मुझे। और वैसा मेरी मतलब 12th 11th 12th की ऐसी पढ़ाई भी नहीं थी। तो मैंने डिसाइड किया कि किसी एक ही रास्ते पे चलते हैं। तो इसलिए मैंने ये किया कि जब अल्टीमेटली मुझे यूपीएससी या एसएससी करनी है तो कोई ऐसा ऑप्शन चूज करते ग्रेजुएशन का जिसमें मुझे कम से कम एफर्ट डालना पड़े, ताकि मैं इधर से तैयारी अच्छी लॉन्ग टर्म थिंकिंग थी, एक बढ़िया प्लान से आप चले, बहुत अच्छी जी बात है। प्रिपरेशन का मोड क्या था आपका, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन सर, ऑफलाइन तो कुछ भी नहीं था। लखनऊ में कोई ऑफलाइन एंगेजमेंट नहीं है? नहीं सर, ऑनलाइन है। ओके। एग्जामों से आपकी रिलेशनशिप क्या रही है? आप सुपर मॉक्स आपने ज्वाइन किया हुआ था, वो तो पता है। इसके अलावा यूट्यूब वगैरह भी आपने फॉलो किया या कुछ थोड़ा बताया इसके बारे में? सर आपके परसेंटेज की पूरी मैंने वीडियोस देखी थी। उसके बाद से मतलब आपका जो अर्थमेटिक के जो सेक्शंस थे उसमें भी जो आप कहते थे ऑप्शन को एलिमिनेट करने के तरीके, और खास करके परसेंटेज में ए बी रूल हो गया या परसेंटेज के मतलब परसेंटेज या वीडियो हुआ रेशियो प्रोपोर्शन का और प्रॉफिट लॉस, तो इन सब में जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट दिए तो वो मैंने पढ़ा और उससे काफी हेल्प भी हुआ। क्वेश्चंस वगैरह हमने किए और उसके बाद सुपर मॉक्स का भी काफी रोल रहा। हमने लास्ट टाइम में जब मॉक प्रैक्टिस हो रहा था मेंस के लिए तो उसमें कई सारे सुपर मॉक्स के मॉक दिए। वैसे मॉक मतलब मैं बहुत ज्यादा मॉक अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी कंसिडरेबल मॉक मैंने एग्जाम सुपर मॉक्स का भी दिया। ये था सर। सो मॉक आपकी लर्निंग, मॉक के बारे में थोड़ा बताएंगे। टॉपर्स का अक्सर फोकस होता है कि मॉक टेस्ट बहुत देने, जी ठीक है। आपने उतनी मॉक टेस्ट नहीं दी तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा थोड़ा जी सा। सर। एक टॉपर है जिसने बहुत सारे मॉक नहीं दिए। आई थिंक जैसे यूजुअली लोग बोलते हैं हमने 200 मॉक दिए, 150 मॉक दिए। ऐसा कुछ नहीं। आपको ऐसा लग रहा है आपने उतने मॉक्स नहीं दिए हैं। नहीं सर। बट व्हाट इज द रोल ऑफ मॉक्स इन प्रिपरेशन? बिकॉज आपको एग्जाम में जो परफॉर्म करना है वो मॉक उसकी आदत डलवाता है आपकी। जी सर। कैसे यूज करना चाहिए मॉक टेस्ट को अपनी तैयारी में? सर मुझे लगता है कि सबके अपने अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ होते हैं और सही बात है कि मॉक लोगों को काफी हेल्प करता है। भाई आप जो पेपर आपको एग्जाम में देना है वही पेपर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो दो प्रॉब्लम, एक तो आप स्पीड भी आपका अच्छा होता जाएगा, क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना है एग्जाम टाइम में वो भी होता रहेगा, प्लस उसके साथ मॉक्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको कंसेप्ट भी बताते हैं। लेकिन सर हमने क्या ऐसा था कि मैंने कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से मैथ्स का क्लियर कर रखा था। मैथ्स हो या इंग्लिश हो, मेरा फोकस हमेशा से रहता था कि मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करूँ, कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जो याद करने वाली चीजें हैं मैथ्स और इंग्लिश से रिलेटेड, मैथ्स में तो बहुत सारी चीजें याद करने वाली नहीं है, प्रैक्टिस से रिलेटेड है। इंग्लिश में जैसे वोकैब वगैरह हो गया तो ये सब याद करता था, लेकिन बाकी मतलब मैक्सिमम पोर्शन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करता था। और मुझे लगता था कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद जब मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था, कहीं मॉक देता था, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मैं अगर मॉक ना दूं या पेपर ना दूं तो मेरी स्थिति खराब हो सकती है या पेपर में मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर मतलब ना कर पाऊं। तो इस वजह से मुझे लगा कि नहीं मतलब मॉक, क्योंकि ऐसा था ना कि मैथ्स की तैयारी मेरी एग्जाम के टाइम में बहुत अच्छी हो चुकी थी, लेकिन इंग्लिश मुझे कहीं ना कहीं हर बार लग रहा था कि नहीं हल्का सा मैं लैग कर रहा हूँ और पेपर जब तक नहीं हुआ होता है डर तो मेरे से रहता ही है। तो जब भी मैं मॉक देता था मुझे लगता था कि इससे अच्छा कि मैं इंग्लिश के कुछ एक्स्ट्रा मतलब वोकैब याद कर लूं या कुछ कॉन्सेप्ट जो छूटे हुए हैं जो मैंने उतनी बार रिवाइज नहीं किए हैं उसको रिवाइज कर लूं। तो इस चक्कर में सर मैंने मॉक्स बहुत कम दिया है। मतलब मुझे लगता है कि टीयर 1 में तो मैंने 4-5 ही मॉक्स दिए हैं और टीयर 2 में मैथ्स और इंग्लिश का मिला के मुझे लगता है कि मैथ्स का 15-20 मॉक दिया हूँ और इंग्लिश का तो बहुत कम दिया हूँ, 5-7-8-10 ऐसे। बट आपको ये था कि कमांड था कि जी सर, मैं मॉक देता था तो मैं कंफर्टेबल रहता था। जैसे मैथ्स के भी शुरुआत के कुछ मॉक्स में तो मेरे नंबर वही ऐसे 175-80 हैं, लेकिन तीसरे चौथे मॉक से मेरे मार्क्स 190 एबव रहते थे। तो आपको ये समझ में आ गया कि मैं सही कर रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा मुझे नीड नहीं है कि मैं 100-150 मॉक। इसके अलावा भी जब तैयारी के दौरान मैं कभी कभी बीच में 10-20 क्वेश्चंस ऐसे या हार्ड ही क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मुझे लगता था कि नहीं टाइम के अंदर मैं कर पा रहा हूँ, मैं कंफर्टेबल था सर। तो इसलिए मुझे लगता था कि हाँ ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए सही जा रही थी। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं ताकि मतलब आप कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा और क्वेश्चन में कर पा रहा था। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे लिए वो वर्क कर गया था क्योंकि मैं कंफर्टेबल था उससे। अब जैसे कोई किसी का कंसेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है या कंसेप्ट के बावजूद भी वो क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा है रियल टाइम एग्जाम में, तो उसके लिए तो सर ऑब्वियसली मतलब मॉक्स विल हेल्प। और अनमोल ये पैटर्न जो भी चेंज हुआ है जिसमें अभी चारों सब्जेक्ट मेंस में आ गए हैं। जी सर। 2021 आखिरी वो एग्जाम था बिल्कुल जिसमें
पुराना वाला पैटर्न था। आप कैसे देखते हो इस पैटर्न चेंज को, और एस्पिरेंट्स को अपनी स्ट्रेटजी में क्या बदलाव करना चाहिए? सर पैटर्न चेंज के साथ चूंकि जीएस की काफी इंपॉर्टेंस Value बढ़ बढ़ गई गई है, और इसके साथ आप जीएस में आपने ध्यान दिया था अच्छे से? नहीं सर उतना अच्छा, क्योंकि मुझे ये था कि हम लोग के टाइम पे तो 700 मार्क्स का पेपर होता था, उसमें 250-250 का तो मैथ्स और इंग्लिश होता था। और ये भी एक चीज थी, इसके अलावा ये बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि हमें पता था कि जीएस में 50 आउट ऑफ 50 तो स्कोर किया नहीं जा सकता है। बिल्कुल। फिर भी मैंने तैयारी की थी, मेरा 29 आउट ऑफ 50 था, तो बहुत बेहतर स्कोर भी नहीं कहा जाएगा। बट ठीक है, 29/50 जीएस में आई थिंक ठीक है, 60% मार्क्स हो गए जी सर, तो मैंने मेहनत किया था उसमें, लेकिन उस प्रकार से मुझे लगता है कि ठीक ही है, मतलब एवरेज। बाकी क्या हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज सर है, क्रिकेट खेल लेता हूँ, और फाइन आर्ट्स सर मेरी हॉबी है। ओके, तो ये जब तैयारी आप करते कितने घंटे पढ़ते थे रोज आप लगभग? सर मैं घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ पाता था, हाँ। लेकिन ये था कि टारगेट बेस्ड स्टडी करता था और फोकस करता था कि मतलब क्वालिटी टाइम निकाल पाऊँ। तो हाँ ऐसा भी हुआ है, मतलब पीक टाइम में मैंने 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई की है। एग्जाम के तो टाइम पे, जैसे प्री और मेंस के बीच का टाइम हो गया या प्री से पहले, तो हो सकता है मैंने काउंट कभी तो नहीं किया, लेकिन दिन भर लगा रहता था, तो लगभग 8-10 घंटे हो जाते होंगे। ऐसे भी बहुत सारे दिन आते थे जब बिल्कुल 2-3 दिन तक पढ़ाई नहीं होती थी। इसके अलावा मतलब मेंस और प्री दोनों टाइम में जब पढ़ाई का प्रेशर बढ़ा तो हेडअप की दिक्कत हो गई मुझे, वन साइडेड हेडअप, कभी इस साइड होने लगी। तो सर प्री और मेंस दोनों टाइम पे लगभग 2-4-5 दिन का ऐसा टाइम रहा है कि मैंने एकदम पढ़ाई नहीं की है, बल्कि जबकि मतलब 10 दिन 15 दिन बाद प्री का पेपर है या मेंस का पेपर भी, दोनों टाइम ऐसा हुआ। फिर डॉक्टर से मैं मिला, आंख चेकअप कराया, तो प्रॉब्लम भी बहुत विशेष नहीं निकला। तो डॉक्टर ने भी कहा कि 2-4 दिन नशे मतलब स्ट्रेस हुआ है, 2-4 दिन रेस्ट करिए। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। जी सर, बिल्कुल। एक चीज मैं और पूछूंगा आपसे कि प्रिपरेशन में ना कंसिस्टेंसी का क्या रोल आप समझते हो, और कंसिस्टेंसी को आप कैसे डिफाइन करोगे? क्या कंसिस्टेंसी का मतलब है मशीन बन जाना, 7 दिन 10-10 घंटे पढ़ना, या आप कंसिस्टेंसी को कैसे डिफाइन करोगे? मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी डेडिकेशन प्लस डिसिप्लिन, डेडिकेशन हो, डिसिप्लिन आप में ना हो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो डेडिकेशन तो आपको किसी चीज के प्रति होगा तो आप अपने आप वो चीज आपको खींचेगी, प्लस उसके साथ साथ डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है। जैसे आपका मन कर रहा है कुछ और करने का, लेकिन लग रहा है कि नहीं, उसको करने से या लॉन्ग टर्म में उसको करने से मेरे गोल पे असर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस तो लाने पड़ेंगे सर। तो मुझे लगता है कि डेडिकेशन और डिसिप्लिन दोनों को मैनेज करके चलने से कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सकती है। राइट। सो मैं जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मुझे ऐसे यंग लोग बड़ा इंस्पायर करते हैं कि मुझे अपना टाइम भी याद आता है कि स्टेज में इतना सीरियस हम थे ही नहीं, मतलब बड़े ही नॉन सीरियस थे, और लाइफ को बड़ा ही लाइटली कि ठीक है जो होगा देख लेंगे। बट मुझे ये अच्छा लग रहा है कि अभी जो मुझे यंग जनरेशन दिख रही है वो बहुत ही डेडिकेटेड दिख रही है, या तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड दिख रही है। वो सुपर डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं जिन्हें जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं कुछ करने से, या फिर बड़े फोकस लोग दिख रहे हैं। ये अवेयरनेस का फायदा है, जो अपने आप को जल्दी सिक्योर कर रहे हैं। और फिर लाइफ में ये है कि लाइफ में फिर यार अपना पैसा है, आपके पास अपनी सैलरी है, अब आपको जो मस्ती करनी कितना कितना बढ़िया है। सो अनमोल, कोई देखिए मैं एस्पिरेंट्स को भी बता रहा हूँ कि टिपिकल RWT शूट नहीं है वो लंबा वाला, मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है और अनमोल थोड़ा कम टाइम लेके आए, तो वो शूट हम लोग प्लान नहीं कर पाए। सो ये थोड़ा इनफॉर्मल बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसको जल्दी रैप अप करेंगे और अनमोल का एक लंबा इंटरव्यू करेंगे, आज नहीं तो कल जब भी टाइम मिलेगा। सो क्या मैसेज है आपका एस्पिरेंट्स के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं SSC जैसा एग्जाम, बट बहुत स्ट्रेस है तैयारी में? अक्सर वो देखते हैं कि लोग सफल होते जा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों में कुछ अच्छा कर रहे हैं, दोस्त अच्छा कर रहे हैं, उनसे नहीं हो रहा है, हिम्मत हारते हैं लोग। क्या मैसेज है आपका उनके लिए? मतलब मैं जो सोचता था मैं वो बता सकता हूँ कि मुझे तो लगता था कि और लोग क्या कह रहे हैं या और लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, ये आवश्यकता से अधिक आपकी लाइफ में उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अपना लाइफ है, आप जो करेंगे, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट मिलेगा, अगर हम लापरवाही कर रहे हैं तो उसका नुकसान भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो यही बेसिक चीज है। प्लस उसके अलावा ये है कि अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मतलब उसके प्रति आपकी डेडिकेशन कहीं ना कहीं से तो आई होगी, या तो उसके बाद आपको वो लाइफ उसके बाद जो आपको मिलेगी, या वो वो जॉब जो है जो आपको उसके बाद मिलेगी, वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट की होगी। तो ये चीज है कि अगर आपने उसको सोच लिया है तो फिर उसके प्रति आपको वही जो बात मैंने बताई, डेडिकेशन और डिसिप्लिन दोनों रखनी पड़ेगी। अगर आपका डेडिकेशन है उसके प्रति तो आपको डिसिप्लिन भी अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप कितना मेहनत करते हो वही तो दिखने वाला है फाइनल रिजल्ट में। तो यही सब मेरा मैसेज रहेगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए। बाकी आपसे मिलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करते रहिए, और जैसे अनमोल ने अपना सपना पूरा किया है, मुझे पूरी उम्मीद है आप भी अपना सपना एक दिन जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।